हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ठीक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट से, मोशन से। ठीक, तो ये क्या है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और साइंस इन विच वी स्टडी द मूवमेंट और रेट और मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है इसका कि रसायन शास्त्र की अगर हम लिखें तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कह दें या फिर वेग का अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। रासायनिक बलगतिकी। ठीक, तो रासायनिक बलगतिकी क्या है? रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी दर कितनी तेज़ी से वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रही है, जिस केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। तो जो आगे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या दर होगी, दर का क्या मतलब होता है, किस स्पीड से, किस रेट से जो है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन पहले तरीके की तो ऐसे हो सकती है कि जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl के साथ में जो है रिएक्ट करे तो बनाए सोडियम नाइट्रेट और AgCl। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? वैद्युत अपघट्य हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। मतलब कि ये इसमें हो क्या रहा है, कैसे अभिक्रिया हो रही है, ये इसको विस्थापित कर रहा है, ये इसको डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इसलिए ये बहुत तेज होते हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेज अभिक्रिया होती है। ये इतनी तेज अभिक्रिया होती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। मतलब कि रासायनिक, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो दर है बहुत तेज होने की वजह से पता नहीं किया जा सकता, साधारण सा मतलब। ठीक है, दूसरे तरीके क्या हो सकती है? दूसरे तरीके हो सकती हैं जैसे कुरोजन, संक्षारण का उदाहरण जैसे लोहे का क्षरण होना, जंग लगना, लोहे का जंग लगना, ये अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ये क्या होता है, बहुत धीरे होता है। जैसे आपको देखना है कि लोहा किस रेट से जो है उस पर जो है जंग लग रहा है, तो ये इतना धीरे होता है कि इसमें भी दर का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। तो ना तो बहुत तेज अभिक्रिया में हम रासायनिक अभिक्रिया की दर पता कर सकते हैं, ना तो बहुत स्लो में। तो
तो कैसी अपक्रिया की दर पता चलेगी? जिसको कहते हैं मॉडरेट, मध्यम स्पीड से जो चलेगा, मॉडरेट। ऐसी अपक्रिया जो धीरे धीरे हो रही हो, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे। जैसे नाइट्रोजन गैस है कोई, ठीक है, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तो बनता है अमोनिया गैस, ठीक है। ये अपक्रिया मॉडरेट है, इसमें ना तो बहुत धीरे होती ना तो तेज़। तो इस अपक्रिया का जो है दर पॉसिबल है, तो इस अपक्रिया का दर जो है निकाला जा सकता है। तो 3 तरीके की अपक्रियाएँ होती हैं। बहुत तेज़ होती हैं जिसमें दर नहीं पता कह सकता, बहुत धीरे होती हैं इसमें भी दर नहीं दे सकता। उसके बाद आता है माध्यमिक गति, इसमें जो है आप दर पता लगा सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेट स्पीड होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, कैसे निकालते हैं हम लोग सीखते हैं कि स्पीड को कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी केमिकल रिएक्शन होती है। आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जिससे बन रहा है कोई प्रोडक्ट। तो शुरुआत में हम मान ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं समय 0 पर, ये करीब 50 मोल थे हमारे पास, और प्रोडक्ट जो हमारा बनने वाला था, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो था 50 मोल था, ये समय जब 0 था हमने देखा तो ये 0 था, कोई मोल नहीं बना था। फिर अपक्रिया शुरुआत हुई 5 मिनट बाद हमने देखा इसके बचे 40 मोल, इसके हो गए 10 मोल, मतलब इसके 10 मोल बदल गए प्रोडक्ट में। 10 शुरुआत से 10 मिनट बाद देखा, मतलब अगले 5 मिनट में देखा तो ये बचा है 30 मोल और ये हो गया 20 मोल। अगले 5 मिनट बाद, मतलब समय 15 मिनट बाद देखा हमने तो ये बचा है करीब 15 मोल और ये हो गया 35 मोल। t=20 पर हमने देखा, ये हो गया 0 मोल और ये हो गया 50 मोल। तो देखो, रेट 2 तरीके से देख सकते हैं। रेट में हमको देखना क्या क्या होता है। सांद्रता देखेंगे हम, यहाँ पे किसकी देख सकते हैं, या तो हम अभिकारक R की देख सकते हैं और या तो हम उत्पाद की देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट की देख सकते हैं। ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, इसकी सांद्रता देख सकते हैं, और या तो उत्पाद की देख सकते हैं, प्रोडक्ट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय के साथ दोनों के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो जो दर होती है उसको 2 तरीके से डिफाइन किया सकता है, 2 तरीके से परिभाषा दी सकती है। पहला क्या परिभाषा हो सकती है, प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में। प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में क्या होगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी, मतलब कितने का अंतर आया, कितना कम होगा, अपॉन समय, दिया गया समय। एक फार्मूला ये हो सकता है दर का। दूसरा दर का क्या फार्मूला हो सकता है, रेट का। उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी, देखिए ये इसकी सांद्रता बढ़ रही है समय के साथ में, सांद्रता में बढ़ोतरी और अपॉन में समय। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है। तो 2 तरीके से हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। पहला तरीका क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में बढ़ोतरी समय के साथ में, या फिर उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी समय के साथ, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा हम मतलब जो है ग्राफिकल देखेंगे, जो आपकी CBSE में है। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जो CBSE की बुक है उसमें जो है ग्राफिकल जो है थोड़ा सा समझाया गया है। इस डेटा को जो हमने बनाया था उसको याद रखिएगा, उसी की मदद से बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम सांद्रता दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अभिकारक की बात कर रहे हैं, अभिकारक के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट वाला, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं तो ये सांद्रता इधर बढ़ रही है अभिकारक की, और इधर है हमारा समय, इधर इस पर हम समय दिखा रहे हैं, इस एक्सिस पर। इधर से इधर जाएंगे समय बढ़ेगा, इधर से सांद्रता बढ़ेगी। समय जब 0 था रिएक्टेंट, और इधर मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे चल रहा है। इधर क्या है,
कंसंट्रेशन है 10, 20, 30, 50 ऐसा। जब समय 0 था तो बहुत ज़्यादा था कंसंट्रेशन, आपको पता है 50 मोल था। टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन घट गया। इधर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि घट रहा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है भाई। तो देखिए ये ग्राफ इधर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब सांद्रता घट रही है और समय बढ़ रहा है, इधर आ रहा है। तो ऐसा ही तो हो रहा था रिएक्टेंट में। हम मान लेते हैं कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है T1, टाइम है T1 पर इसका कंसंट्रेशन जो था वो C1 था। बाद में कुछ टाइम बाद ये टाइम T2 हो गया, कंसंट्रेशन C2 हो गया। तो जो रेट है, मतलब कि दर जो है क्या हो जाएगी, कितना चेंज हुआ है, बाद में C2 हो गया C1, यही तो हुआ अंतर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, T2 माइनस T1 समय परिवर्तन। तो C2 T2, अच्छा देखिए ये C2 ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। डेल्टा C क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन में बदलाव, और डेल्टा T क्या बता रहा है, समय में परिवर्तन। ये आ गया रेट या दर। ठीक है। निगेटिव क्या बता रहा है, कमी बता रहा है, कमी बता रहा है, सांद्रता में कमी। अच्छा ये डेल्टा C क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो R फॉर रिएक्टेंट, ये ब्रैकेट क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है अपॉन डेल्टा T। ये हो गया दर। इस ग्राफ से हमने ये बना लिया, समझ में आया। C1 ज़्यादा था, C2 कम था, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे। जैसे 20 में से 30 घटाना है तो क्या आएगा, -10 आएगा। नहीं, ये जो माइनस बताता है वो कमी बताता है, कितने की, 10 की। बस इसीलिए हमने माइनस ले लिया, ग्राफ से आपको दिख रहा है। ठीक है। दूसरी बात करें आगे की, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अब प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर देखें, मतलब उत्पाद के हिसाब से देखें थोड़ा ग्राफ कैसे बनेगा और दर कैसे निकलेंगे। तो उत्पाद, ठीक है, देखें तो डेटा तो आपको याद ही होगा, मैंने बताया था कि याद रखिएगा वो जो 2 R और P का बनाए थे, इसमें कंसंट्रेशन C से बना है। तो देखिए जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन भी 0 थी, आपको याद है। 5 हुआ, समय 5 हुआ था तो वो 10 हो गया था, 10 हुआ था तो 20 हो गया था, बढ़ रहा था। तो ये ऐसे बढ़ेगा और बाद में ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या बताता है, ये इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था को बताता है इधर। बट ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, और ये साम्यावस्था, उसके बाद फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें मान लेते हैं कोई टाइम पीरियड है, T1 टाइम है और कंसंट्रेशन इस पर C1 था। टाइम T2 हुआ, कंसंट्रेशन C2 हो गया। ठीक है, तो दर जो हो जाएगी, जो रेट होगी वो क्या होगा, वही C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब कंसंट्रेशन में कितना बदलाव हुआ और समय में कितना बदलाव हुआ, तो इसको डेल्टा C कहेंगे। अब इस बार माइनस नहीं लेंगे क्योंकि C2 ज़्यादा है इस बार और ये कम है, तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये दर हो गया। तो ये किस में है, अभी ये क्या है, ये C क्या है, यहाँ पर डेल्टा C क्या है, P है, कंसंट्रेशन ऑफ P, मतलब उत्पाद की जो है सांद्रता है, और अपॉन डेल्टा T। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला हो गया, दोनों पर बराबर। तो कितना बढ़ोतरी हुआ समय के साथ में वो भी दर को बता सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता में कितनी बढ़ोतरी हुई समय के साथ में, या फिर अभिकारक या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी, सांद्रता में कितनी कमी हुई समय के साथ में। 2 तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है।